और अब पेश खबरों की तफसील। मिलिटेंटों ने जिला पुलवामा के पिंगलीना इलाके में शौकत अहमद नायक नामी नौजवान को गोलियां मारकर कत्ल कर दिया है। पुलवामा श्रीनगर शाहरा पर पिंगलीना के मेन चौक में बाद दोपहर कुछ मिलिटेंटों ने शौकत पर कई गोलियां चलाईं, जिसके नतीजे में शौकत उर्फ आशिक मौके पर ही जाँ बहक हो गया। शौकत गुज़िश्ता साल जम्मू कश्मीर लाइट इन्फेंट्री रेजिमेंट में भर्ती हो गया था, लेकिन वो 14 सितंबर 2018 से ड्यूटी से गैर हाजिर था और ड्यूटी पर वापस नहीं आया था। शौकत अपनी कुंबे का वाहिद सहारा था। वो अपने पीछे वालिदैन और बहन छोड़ गया है। उसकी हलाकत से पूरे इलाके में खौफ हिरास का माहौल पैदा हो गया है। बताया जाता है कि पुलवामा श्रीनगर शाहरा पर मिलिटेंटों ने यह वारदात अंजाम देने के लिए एक कार का इस्तेमाल किया। इस हलाकत से एक बार फिर सिक्योरिटी सूरत हाल पर सवालिया निशान लग गया है। फायरिंग आवाज गई सारी त्रैको शोर गो यह अड़स मत मालिस लड़का तो लड़की फादर सह मेंटली तमिस वो 15 वरी तो बे हमशेर बेस मदर तो सो हार्ट पेशेंट जनाब। पाकिस्तान की जानिब से लगातार कई रोज से लाइन ऑफ कंट्रोल पर जंगबंदी मुआहदे की खिलाफ वर्जी की जा रही है। पाकिस्तान ने पुंछ के कृष्णा घाटी गोलपुर के साथ साथ चकांदाबाग LOC ट्रेड सेंटर पर भी बिला इश्ताल गोलाबारी की गई। ट्रेड सेंटर की इमारत को इस गोलाबारी से काफी नुकसान पहुंचा है। पाकिस्तान की बिला इश्ताल फायरिंग से ट्रेड सेंटर में काम कर रहे मजदूरों में काफी दहशत फैल गई है। वाज़ेह रहे कि पाकिस्तान ने ट्रेड सेंटर को उस वक्त निशाना बनाया जब 200 के करीब माल से लदी गाड़ियां सेंटर में मौजूद थी। ट्रेड सेंटर में काम कर रहे अफराद का कहना है कि पाकिस्तान जानबूझकर ट्रेड सेंटर को निशाना बना रहा है ताकि क्रॉस LOC ट्रेड को किसी तरह बंद किया जा सके। उनका कहना है कि इस ट्रेड सेंटर पर सैकड़ों की तादाद में लोगों का रोजगार मुनहसिर है। तिजारत बंद होने से इनके रोजगार पर बुरा असर पड़ेगा। मैं वहां से निकल चुका हूं और कुछ मेरे साथी वहां से निकल चुके हैं, तो हमें अल्लाह ने बचा लिया। अल्लाह का लाख लाख शुक्र। क्या लगता है कि ये ट्रेड सेंटर पर क्यों निशाना बनाया बार बार? मुझे लगता है कहीं ना कहीं एक साजिश है जो ट्रेड सेंटर के ऊपर फायर करने का मकसद यही है कि ये ट्रेड सेंटर को बंद किया जाए। इससे जो है लोगों में, हिंदुस्तान और पाकिस्तान के लोगों में तालमेल बढ़ा था इस ट्रेड की वजह से। इसीलिए सीज़फायर वायलेशन कर रहा है कि इस ट्रेड को बंद किया जाए, तो जिससे यहाँ का माहौल जो है बिगाड़ा जाए। सुबह से पाकिस्तान ने फायरिंग करना शुरू कर दिया और पहले तो पोस्टों पे कराए और उसके बाद ट्रेड सेंटर में जब देखी गाड़ियाँ और सिविल आवाम देखी, वहाँ मजदूर देखे और फिर ट्रेड सेंटर पे भी उन्होंने शीलिंग करनी शुरू कर दी और हम लोगों ने भाग के जान बचाई और हम इधर साइड में निकल आए। क्या लगता है क्यों पाकिस्तान ट्रेड सेंटर को बार बार क्यों निशाना बना रहा है? पाकिस्तान इसलिए कि वो सोचता है यहाँ सब ये जो बिजनेस कर रहे हैं लोग इधर उधर की, ये बंद होनी चाहिए। उधर पुंछ में क्रॉस LOC ट्रेड सेंटर पर पाकिस्तानी गोलाबारी के बाद तिजारती सरगर्मियों को आइंदा अहकामात तक मुअत्तल कर दिया गया है। LOC ट्रेड के कस्टोडियन फरीद अहमद का कहना है कि पाकिस्तानी फौज ने ट्रेड सेंटर की इमारत को निशाना बनाया, ताहम इस वाकये में कोई जानी नुकसान नहीं हुआ। इस दौरान वहां अफरा तफरी फैल गई थी। उन्होंने कहा कि गोलाबारी शुरू हुई तब तक 35 ट्रक्स POK रवाना हो चुके थे और वहां से आए 34 ट्रक्स को LOC के इमिग्रेशन पॉइंट पर ही रोक दिया गया था। फरीद अहमद ने कहा कि इन ट्रक्स को सामान उतारे बगैर ही वापस भेजा जा रहा है। ट्रेड सेंटर में गाड़ी चेक करवा रहे थे और ऐसे छोटा फायर शुरू हो गया। तो जब हम बाहर निकल के आए तो मोटा फायर हो गया वहाँ पे शुरू और 5-6 गोले पड़े वहाँ पे। हम गरीब आदमी हैं, रोटी रोजी के लिए आते हैं, लेकिन ये गलत बात है कि फायर नहीं करना चाहिए यहाँ पे ट्रेड सेंटर में। तो हमारा एक्सरे रूम को डैमेज हो गया है और जहाँ हमारी शेड वाला एरिया था, इसकी जो लाइट है वो टोटली डैमेज हो गई है। इलेक्ट्रिक वायरिंग सारी उड़ चुकी है और हमारे ये जो पुराने शेड कुछ बने थे इनको नुकसान पहुँचा है। आज ट्रेड यहाँ से गए थे, जो ट्रक्स वो POK वाली साइड गए हुए हैं और वहाँ से 31 ट्रक आए थे जो हमने फिर फायरिंग स्टार्ट हो जाने पे इमिग्रेशन सेंटर पे ही रोके हैं और उनके लिए ये है कि वो वहाँ से ही वापस कर दिए जाएंगे, यहाँ नहीं आएंगे आज। वहीं पुंछ में पाकिस्तान ने गोलाबारी की। LOC पर 2 दिन की खामोशी के बाद आज करमारा गांव में खौफ हिरास का माहौल देखा गया। स्कूलों में इम्तिहान देने पहुंचे बच्चों को भी काफी मुश्किलात का सामना करना पड़ा। पाकिस्तानी मोटार और गोले गांव में रिहायशी इलाकों में गिरे, ताहम इसमें कोई जानी नुकसान की कोई खबर नहीं है। सुबह 10:50 से गोलाबारी शुरू हुई थी जो कि शाम 4 बजे तक जारी रही। हिंदुस्तानी फौज ने भी पाकिस्तान की इश्ताल अंगेजी का करारा जवाब दिया। लोग काफ़ी परेशान हैं। या तो पाकिस्तान जो है एक बार हमारे साथ जंग की बाजी खेल के आजमा ले, या फिर
ये जो रोज़ मुसलसल गोलाबारी जो एक दो मरतबा रात को भी लोग परेशान हो जाते हैं, इन परेशानियों से पाकिस्तान बाज आ जाए। बस्तियां खाली करने पे यहाँ के लोग जो हैं मजबूर हो चुके हैं कि हम यहाँ से बस्तियां खाली करें। मरकजी वजीर दाखिला राजनाथ सिंह का कहना है कि कश्मीर में मिलिटेंसी छोड़कर असल धारे में शामिल होने वाले नौजवानों की बाज़ाबादकारी की जाएगी। उन्होंने कहा कि मुल्क की सलामती सूरत हाल में काफी सुधार आया है। राजनाथ सिंह ने कहा कि इन्हें उम्मीद है कि मुल्क के रहने वाले इस्लाम को मानने वाले लोग हिंदुस्तान में दहशतगर्द तंजीम ISIS को कदम जमाने का मौका नहीं देंगे। जम्मू कश्मीर में स्थानीय टेररिस्टों को वापस आने की बात की जा रही है। स्थानीय टेररिस्ट जो है यदि किंचित कारणों से किसी ने आतंकवादी गतिविधियों में शामिल होना स्वीकार कर लिया है, मैं समझता हूं कि लेकिन यदि उसके सोच में परिवर्तन आता है और उसे छोड़ना चाहता है तो छोड़कर यदि आता है तो उसकी मुकम्मल व्यवस्था की जाएगी। स्वाभाविक है, इतना बड़ा देश है, कुछ घटनाएं हो सकती हैं, उसको मैं नकारता नहीं, लेकिन उसके बारे में पूरी जानकारी हासिल करनी होगी। लेकिन सारे देश के सुरक्षा परिदृश्य के संबंध में मैं कह सकता हूं पूरे विश्वास के साथ कि स्थिति में काफी सुधार हुआ है और सुरक्षा की दृष्टि से भारत की स्थिति बहुत सारे देशों से काफी बेहतर है। मरकजी वजीर ममलिकत डॉक्टर जितेंद्र सिंह का कहना है कि ये मुल्क की खारिजा पॉलिसी का ही नतीजा है कि इस वक्त दुनिया भर के मुल्क दहशतगर्दी के खिलाफ जंग में हिंदुस्तान के नुक्ता नजर की हिमायत कर रहे हैं। जम्मू में बीजेपी की तरफ से पार्लिमानी इंतखाबात के सिलसिले में चुनाव मुहिम का आगाज करने के मौके पर मीडिया से बात करते हुए उन्होंने कहा कि वजीर आजम नरेंद्र मोदी की जाती काविशों के सबब ही ऐसा मुमकिन हो सका है। इससे पहले पार्टी की तरफ से जम्मू में कायम चुनाव दफ्तर में एक यज्ञ का एहतमाम करके चुनाव मुहिम की शुरुआत की गई। I think all of you would agree that one of the biggest achievements of the Modi government under the Prime Minister is that even those countries of the world which were earlier not coming around to India's viewpoint as far as tackling terrorism is concerned or as far as dealing with Pakistan is concerned are now coming around to India's viewpoint. And this has been possible primarily because of Prime Minister Modi's personal outreach. वहीं एक सवाल के जवाब में डॉक्टर जितेंद्र सिंह ने कहा कि जब हिंदुस्तान को मतलूब दहशतगर्द मौलवी मसूद अजहर को रिहा किया गया तो उस वक्त नेशनल कॉन्फ्रेंस NDA का हिस्सा थी और वो इस फैसले की बराबर शरीक है। उन्होंने कहा कि उस वक्त नेशनल कॉन्फ्रेंस के नायब सदर उमर अब्दुल्ला खारजी उमूर के वजीर ममलिकत थे और उन्होंने तब इस फैसले की मुखालफत क्यों नहीं की। पहले NDA के पार्टनर फारूक अब्दुल्ला ही थे और जब मसूद अजहर को छोड़ा गया तो फारूक अब्दुल्ला वॉज द चीफ मिनिस्टर and his son was MOS External Affairs, the ministry which was dealing with this affair. So going by the principle of the collective responsibility of the government, and MOS is as much responsible as his minister. Why didn't he resign at that time? Why didn't he raise protests? Where is the dissent note put by him? Now suddenly 20 years later they have grown wiser, and Farooq Abdullah as a part of the NDA was privy to these decisions. जम्मू कश्मीर जल रहा है और ये मोदी हुकूमत की गलत पॉलिसियों का नतीजा है। कांग्रेस सदर राहुल गांधी ने आज चेन्नई में स्टीला मेरी कॉलेज में तालिबात से खिताब करते हुए ये बात कही। राहुल गांधी ने कहा कि मोदी हुकूमत की गलत पॉलिसियों की वजह से ही पाकिस्तान को मुल्क में अपनी नापाक हरकतें करने का मौका मिल रहा है। उन्होंने कहा कि कश्मीर के लोग अलग थलग पड़ते जा रहे हैं। कांग्रेस सदर ने मजीद कहा कि UPA दौरे हुकूमत में वादी कश्मीर में मिलिटेंट सरगर्मियां खत्म हो गई थी। उन्होंने कहा कि आदादशुमार से पता चलता है कि साल 2004 से साल 2014 तक वहां पर मिलिटेंट सरगर्मियों में कमी आई थी। फौजियों की शहादत और आम शहरियों की हलाकत के वाकयात भी कम हुए थे, लेकिन मोदी हुकूमत के दौर में हालात काफी बिगड़ गए हैं। राहुल गांधी ने कहा कि बीजेपी ने महज इख्तिदार के लिए अपनी फिक्र से बिल्कुल जुदागाना सोच रखने वाली पार्टी PDP से इत्तेहाद किया था। कांग्रेस सदर ने मजीद कहा कि UPA हुकूमत ने कश्मीर के लोगों का एतमाद बहाल किया था और हिकमत के साथ इंतहा पसंद सरगर्मियों से निपटा था। एक प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान राहुल गांधी ने कहा कि जम्मू कश्मीर में लोकसभा इंतखाबात के लिए इत्तेहाद से मुतालिक बातचीत लगभग आखिरी मरहले में है। Between 2004 and 2012, we finished terrorism. There was no terrorism in Jammu and Kashmir in 2011, 12, 13. The number of deaths dramatically reduced because we had engaged with the people of Jammu and Kashmir and we had brought them on our side. Narendra Modi ji's policies are actually setting fire to Kashmir. And it is Narendra Modi's policies that are allowing Pakistan
to carry out terrorist acts in India. The people of Kashmir have to be engaged with India, have to be brought on our side. They are our asset, right? Mr. Narendra Modi's policies pushes the people of Kashmir away. So you can't just fight terrorism with one-off gestures. You have to fight terrorism strategically. We understand very clearly that Pakistan is going to use every opportunity to carry out terrorism in India. It is our responsibility to stop them from doing it. It is not good enough for us to say 45 CRPF people have died, now we'll do something. Why did you not stop those 45 people dying? That's the question. When we did it systematically and strategically, we actually crushed terrorism in Jammu and Kashmir. You can look at the numbers. You can look at the number of soldiers who died, look at the number of citizens who died, look at the number of flights that were going to Jammu and Kashmir, look at the statistics, you will see that there was a steady decline after 2004 to 2014, and then suddenly terrorism takes off again. So it can be fought, the Indian state can fight it, but it needs to be done strategically, not erratically. एनआईए की टीम ने आज किश्तवाड़ में छापेमारी की। बीजेपी लीडर अनिल परिहार और उनके भाई अजीत परिहार के कत्ल केस में एनआईए ने ये छापेमारी की। जराये के मुताबिक इस वाकये में सियासी असर रखने वाले चंद अफराद के मुलव्विस होने के इंकिशाफात के बाद एनआईए इसकी जांच कर रही है। एनआईए टीम ने आज हुल्लर इलाके में सियासी वर्कर व साबिक मिलिटेंट इरशाद अहमद कांत उर्फ एमडी के मकान पर छापेमारी की। एमडी ने साल 2014 में बीजेपी में शमूलियत इख्तियार की थी। 2 अफराद को पूछताछ के लिए हिरासत में लिया गया है। वाज़ेह रहे कि गुज़िश्ता नवंबर में अनिल परिहार और अजित परिहार को मिलिटेंटों ने गोली मारकर हलाक कर दिया था। हुर्रियत कॉन्फ्रेंस ने एनआईए समन मामले पर अपने चेयरमैन मीरवाइज मौलवी मोहम्मद उमर फारूक के साथ इजहारी यकजहती किया है। श्रीनगर में हुर्रियत हेड ऑफिस में एक मीटिंग के बाद एक प्रेस कॉन्फ्रेंस से खिताब करते हुए प्रोफेसर अब्दुल गनी और बिलाल गनी लोन ने कहा कि हुर्रियत अदम तशद्दुद ज़राए से मसाइल के हल पर यकीन रखती है। उन्होंने कहा कि एनआईए का समन नामुनासिब है। मरकजी हुकूमत की हुर्रियत लीडरों के साथ माजी में बातचीत का हवाला देते हुए बिलाल गनी लोन ने कहा कि हुर्रियत का टेरर फंडिंग से कोई ताल्लुक नहीं है। किया कि हम सॉलिडेरिटी दिखाते हैं इस वक्त अपने चेयरमैन के साथ। हमारा एपीएससी एक पॉलिटिकल फोरम है, हमारा टेरर फंडिंग के साथ कोई न वास्ता रहा है न वास्ता रहेगा। इट इज़ अ पॉलिटिकल ऑर्गेनाइजेशन। मीरवाइज साहब बिलोंग्स नॉट ओनली टू द पॉलिटिकल फोरम बट ही हैज़ अ रिलीजियस अथॉरिटी एज वेल। सो ये ड्यूअल अथॉरिटी है। जो बात किसी को अगर पूछनी होगी दैट कैन बी डन विद द सिस्टम, लेकिन इस तरीके से आप टेरर फंडिंग और पॉलिटिकल एक्टिविटीज को कंबाइन कर रहे हैं। इट्स वेरी अनफॉर्चुनेट। वी हैव नेवर बीन वायलेंट इन आवर पॉलिटिकल एक्टिविटीज, सो दैट इज हाउ आवर चेयरमैन हैज मूव्ड। इट मे नॉट बी आउट ऑफ प्लेस टू मेंशन हियर दैट द चेयरमैन हिमसेल्फ इज द विक्टिम ऑफ वायलेंस एंड नो विक्टिम कैन इन एनी केस वुड लाइक टू एक्सेप्ट मनी फॉर सच ए हीनस एक्ट। कश्मीर न्यूज में आपका दोबारा इस्तकबाल करते हैं। रियासत जम्मू कश्मीर के असेंबली इंतखाबात को फिलहाल मुलतवी करने के इलेक्शन कमीशन के फैसले का जहां बीजेपी ने खैर मकदम किया है, वहीं दीगर पार्टियों ने इस फैसले पर मायूसी का इजहार किया है। पेश है जम्मू से समीर भट्ट की ये रिपोर्ट। इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया की जानिब से मुल्क में पार्लियामानी इंतखाबात का शेड्यूल जारी करने के बाद से मुल्क की दीगर रियासतों के साथ साथ रियासत जम्मू कश्मीर में भी इंतखाबी सरगर्मियां तेज होने लगी है। रियासत के असेंबली इंतखाबात को फिलहाल इल्तिवा में रखने के कमीशन के फैसले पर यहाँ की बाज़ सियासी जमातों ने मायूसी का इजहार किया है। ताहम बीजेपी ने इस फैसले का खैर मकदम किया है। बीजेपी का मानना है कि असेंबली इंतखाबात के लिए दरकार सिक्योरिटी को मद्देनजर रखते हुए इन इंतखाबात को बाद में कराने का कमीशन का फैसला सही है। पुलवामा हमले के बाद जो आतंकवादी हमला हुआ है, उसके बाद जम्मू बस स्टैंड के ऊपर आतंकवादी हमला होता है और आजकल बॉर्डर, चाहे इंटरनेशनल बॉर्डर है या एलओसी के ऊपर, पाकिस्तान की ओर से लगातार सीज फायर का वायलेशन हो रहा है और एक डर और खौफ का एक माहौल बना हुआ है, तनावपूर्ण स्थितियां बनी हैं। और ऐसे में अगर चुनाव आयोग ने यह तय किया है कि लोकसभा चुनावों के बाद जम्मू कश्मीर में असेंबली के इलेक्शंस होंगे, तो हम चुनाव आयोग के इलेक्शन कमिश्नर के इस फैसले का वेलकम करते हैं। वहीं इस मामले पर बाज़ सियासी पार्टियों का इल्जाम है
कि इस फैसले से ये बात साबित हुई है कि मरकजी हुकूमत की कश्मीर पॉलिसी कामयाब नहीं हुई है और इनका ये भी कहना है कि हुकूमत इस फैसले के जरिए खुद ये बात तस्लीम कर रही है कि वो कश्मीर के हालात को बेहतर बनाने में पूरी तरह नाकाम हो चुकी है। इन पार्टियों का ये भी पूछना है कि अगर पार्लियामानी इंतखाबात हो सकते हैं तो फिर असेंबली इंतखाबात को मौखर क्यों किया गया। मुतबादिल चुनी हुई सरकार का कभी भी गवर्नर राज या प्रेसिडेंशियल रूल नहीं हो सकता, और जिस तरह से लोगों जो हालात बने हुए हैं और जिसका ये हवाला दे रहे हैं कि पुलवामा के बाद ऐसे हालात ख़राब हुए, मुझे लगता है कि जब से ये सरकार बनी हमने देखा कि मैक्सिमम हमारी जो शहादत हुई सिक्योरिटी फोर्सेस की वो भी इसी टेन्योर में हुई और हालात बिगड़ते गए। और 96 जैसे हालात आज फिर हमारे सामने 96 से पहले वाले की स्टेयर कर रहे हैं कि इलेक्शन पोस्टपोन असेंबली करनी पड़ रही है। सो कहीं ना कहीं जो ये डुगडुगी पूरे देश में बजा रहे हैं कि हमने हालात ठीक कर दिए, मुझे लगता है इनका फेलियर कश्मीर पॉलिसी को जो लेकर था, जम्मू कश्मीर को लेकर, और कॉन्स्टेंट फ्लिप फ्लॉप की जो राजनीति इनकी रही, उससे आज ये हालात बने कि आपको असेंबली इलेक्शन डेफर करनी पड़ी। सियासी तज्जियाकारों का मानना है कि इलेक्शन कमीशन का रियासत के असेंबली इंतखाबात को फिलहाल मुलतवी करने का फैसला दुरुस्त है, क्योंकि इन इंतखाबात के लिए ज्यादा सिक्योरिटी अमले की जरूरत पड़ती है, जो मुल्क में हो रहे पार्लियामानी इंतखाबात को मद्देनजर रखते हुए मुमकिन नहीं है। इनका ये भी कहना है कि ऐसे फैसलों पर सियासत नहीं होनी चाहिए, क्योंकि सिक्योरिटी फोर्सेस की मोबिलाइजेशन की ज़रूरत है और बाकी काफ़ी चीज़ों की ज़रूरत पड़ती है। एक सिर्फ ग्राउंड रियलिटीज़ या हालात के ऊपर ही नहीं सब कुछ दारोमदार होता कि असेंबली इलेक्शंस होने चाहिए, और भी काफ़ी चीज़ें एक्सटर्नल थॉट प्रोसेसेस, एक्सटर्नल आइडियाज़, एक्सटर्नल फोर्सेस का भी काम चलता है, जिसके बेस पे ये डिसीजन लिया जाता है कि कौन सी इलेक्शन करानी चाहिए। मुझे लगता है बड़ा वाइज डिसीजन है कि एक पहले लोकसभा की इलेक्शंस हों और उसके बाद आराम से पूरी अच्छी तरह से ये इलेक्शंस करवाई जाए। सियासी पार्टियों के अपने मफादात तो अलग, लेकिन जम्मू कश्मीर के आम लोगों का यही कहना है कि जितना जल्द हो सके रियासत में असेंबली इंतखाबात मुनक़िद कराए जाएं, ताकि एक अवामी सरकार की तश्कील हो सके। लोगों का कहना है कि अवामी सरकार ही लोगों की मुश्किलात का इजाला करने में सूदमंद साबित होती है। न्यूज़ 18 उर्दू के लिए जम्मू से समीर भट्ट की रिपोर्ट। इस बीच डीपीएन के सरबराह गुलाम हसन मीर ने इलेक्शन कमीशन की जानिब से असेंबली इंतखाबात को मौखर करने पर सख्त नाराजगी जताई है। मीर ने कहा कि रियासत के लोग गवर्नर रूल का खात्मा चाहते हैं। उन्होंने कहा कि जब रियासत में पार्लिमानी इंतखाबात के लिए हालात साजगार हैं तो असेंबली इंतखाबात के लिए क्यों नहीं। इलेक्शन कमीशन ने किया, जब हमारी जमात भी उससे मिली तो हमने कह दिया कि यहाँ के लोग गवर्नर रूल का खात्मा चाहते हैं, यहाँ के लोग इमीडिएटली असेंबली इंतखाबात चाहते हैं। न मालूम कमीशन की क्या विजडम है कि उन्होंने असेंबली इलेक्शंस को मौखर किया, लेकिन हमें इस बात का सख्त अफसोस है कि इलेक्शन कमीशन ने जो इकट्ठे तौर असेंबली और पार्लियामेंट के इलेक्शंस न कराए, हमारी जमात इसको पसंद नहीं करती है। इलेक्शन कमीशन खुद आया, खुद हालात का तजिया किया, क्योंकि यहाँ की रियासती सरकार इलेक्शन कराना नहीं चाहती थी। दे टोड देयर लाइन। इससे कबल डेमोक्रेटिक पार्टी नेशनलिस्ट की जानिब से टंगमर्ग में पार्टी कन्वेंशन का इनेकाद हुआ। कन्वेंशन की सदारत पार्टी के सरबराह गुलाम हसन मीर ने की। सरकारी ओहदे से सुबकदोश हुए 2 आला अफसरान और दीगर कई लोगों ने डीपीएन में शमूलियत इख्तियार की। कन्वेंशन में काफी तादाद में पार्टी कारकुनों ओहदेदारों ने शिरकत की। डीपीएन में शमूलियत पर पार्टी के सरबराह गुलाम हसन मीर ने इनका इस्तकबाल किया। पीडीपी सदर महबूबा मुफ्ती का कहना है कि बीजेपी ने उनके दौरे इख्तियार में ही जमात इस्लामी के अलावा हुर्रियत क़यादत को एनआईए के जरिए शिकंजे में कसने का मंसूबा बनाया था, ताहम उन्होंने ऐसा नहीं होने दिया। बांडीपुरा में लोकसभा चुनाव के लिए इलेक्शन मुहिम का आगाज करते हुए महबूबा मुफ्ती का कहना था कि 2009 में कांग्रेस और नेशनल कॉन्फ्रेंस ने ही एनआईए को कश्मीर लाया। निजामुद्दीन भट्ट, अब्दुल हक खान और अब्दुल कयूम वानी ने भी इस मौके पर मौजूद थे। जमात इस्लामी क्रैकडाउन कर, मौलवी क्रैकडाउन कर, नेतृत्व करने के बीजेपी और ससान उमर फारूक सबस गिलानी सबस बाकिन एनआईए हमला कर, रेड कर, नेतृत्व करने के मैं कर रहा हूं बीजेपी एक से 10 खबर सीज फायर, मगर मिलने का तो और सही जवाब के तिमरूज बड़ी कर रही है।
करना कुपवाड़ा के लोगों ने टंगडार में टनल की मांग को लेकर एहतिजाज किया। लोगों का कहना है कि करना में टनल की तामीर में ताखीर की वजह से मजीद इंसानी जानों के जाया होने का खदशा है। उन्होंने धमकी दी कि अगर 16 मार्च से पहले करना की टनल की तामीर का बाज़ाब्ता तौर पर ऐलान नहीं किया गया तो वो गैर मुअय्यना मुद्दत तक के लिए एहतिजाज शुरू करेंगे। सोपोर के छानाखन इलाके में गुज़िश्ता रात पेश आए आतिशज़दगी वाक़े में 5 रिहायशी मकान जल गए हैं। इलेक्ट्रिक शॉर्ट सर्किट को आग लगने की वजह बताया जा रहा है। फायर फाइटर अमले ने मकामी अफराद की मदद से आग पर काबू पाया और इसे मजीद फैलने से रोक दिया। इस वाक़े में बड़े पैमाने पर माली नुकसान हुआ है। मुतासरीन ने जिला इंतजामिया से इमदाद की अपील की है।